हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद आरती। तो आज हम जैसे कि इस चैनल पे हम ऑलरेडी अपनी 2 बुक्स की समरी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लेके आए हैं अपनी थर्ड बुक रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो इस बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी है अपने रिच डैड एंड पुअर डैड के बीच की बातें बताते हैं, उनके बीच का कुछ डिफरेंस बताते हैं, उनके थिंकिंग प्रोसीजर के बीच का डिफरेंस बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने रिच डैड से फाइनेंशियल नॉलेज गेन की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट के थ्रू कुछ एक नोटिस या फिर बोले तो हम कुछ आपको सिखाना चाहेंगे। वी कैन बी नॉलेजेबल विद अदर मैंस नॉलेज बट वी कैन नॉट बी वाइज विद अदर मैंस विजडम, रिटन बाय माइकल डी मोंटेनी। कि हम दूसरे पर्सन की नॉलेज के थ्रू नॉलेजेबल जरूर हो सकते हैं बट दूसरे पर्सन की विजडम के थ्रू वाइज कभी भी नहीं हो सकते। हम दूसरों से सिर्फ सीख सकते हैं, उनके विजडम से वाइज कभी नहीं हो सकते। तो इस बुक के अंदर इसके जो बातें इसमें बताई गई हैं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो रॉबर्ट कियोसाकी थे उनके रियल डैड एक ही थे बट उनके फ्रेंड थे एक, उनके फादर को वो अपना रिच डैड मानते हैं और वो अपने रियल फादर को पुअर डैड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं इस बुक के अंदर। और उन्होंने अपनी 9 ईयर की एज से अपनी 39 ईयर की एज तक अपने रिच डैड से जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज ली उस सब का एक समराइज जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने इस बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया है। और काफ़ी जो पॉपुलर लोग हैं वो बुक्स लिखते हैं, ये आप सभी को पता है, उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट करना सब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और ना ही जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो एक एक आके हमें अपने बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो इसीलिए वो बुक्स लिखते हैं जिनके थ्रू वो अपनी लाइफ की कुछ बातें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हमें देते हैं। तो इस बुक के अंदर भी रॉबर्ट कियोसाकी ने जो फाइनेंशियल नॉलेज अपने रिच डैड से गेन की उसको हमें बताया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। कि जो रिच होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, राइट। कैसे कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कैसे पैसा कमाए, कैसे इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें, कैसे हम अपना इनपुट दें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। बट उसी अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बार इनकम जनरेट कर ली तो उसके बाद वो उसको इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको इन्वेस्ट करें कि हमें जब हम काम ना करें, जब भी हमारे पास इनकम आए, हमारा पैसा हमारे लिए काम करता रहे। तो यही मेन डिफरेंस होता है रिच और पुअर लोगों के बीच। सेकंड इज टेक नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड लिटल लिटल। जो रॉबर्ट कियोसाकी के फादर है, रिच डैड, वो बोलते हैं कि हमें हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए, मीन्स हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम हर फील्ड के बारे में कुछ जानकारी ले सके, उनसे फाइनेंशियली कुछ अडॉप्ट कर सके, कुछ नॉलेजेबल चीज़ उनसे अडॉप्ट कर सकें। और दूसरी तरफ जो पुअर लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोफेशंस को टारगेट करते हैं कि हमें ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, ये प्रोफेशन मीन्स अपने अंदर लेके आना है ताकि हम क्या करें, वो एक ही फील्ड के पीछे भागते हैं जबकि रिच लोग डिफरेंट फील्ड्स के पीछे भागते हैं, राइट। थर्ड इज कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। रिच फादर कहते हैं, रिच डैड कहते हैं कि मनी को रखना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बनाने से, कि हम अपने पैसे से पैसा कैसे बनाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हम कैसे उस पैसे को कमाएं फिर उसको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में वेस्ट कर दे। तो इससे अच्छा है कि वो पैसा आता ही नहीं, कि मनी को रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उस पैसे को कैसे अपने पास रख सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। फोर्थ पॉइंट इज गेटिंग इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। रिच डैड कहते हैं कि जब भी आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तभी आपको बिजनेस
अपना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चला लेना चाहिए ताकि आपको एक इनकम जनरेटिंग सोर्स मिलता रहे, आपकी मनी आपके लिए काम करती रहे। जैसे कि हम रियल एस्टेट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये दोनों बिजनेस साइड बाय साइड चला सकते हैं ताकि हमें कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मीन्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करें। रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तभी होती है जब हमें कुछ भी काम ना कर रहे हो और पैसा आता जाए। फिफ्थ पॉइंट इज टैक्सेस आर फॉर मिडिल क्लासेस एंड पुअर। रिच डैड कहते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ मिडिल लोगों के लिए और जो पुअर क्लास लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। जो रिच लोग होते हैं उनके लिए टैक्सेस इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी उनकी इनकम आती है तो उसके अंदर से सबसे पहले वो टैक्स पे करते हैं, फिर अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं, उनके पास उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। बट दूसरी तरफ रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्टली जब उनके पास उनकी जो इनकम आती है सबसे पहले उसको अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, फिर उसको उनसे कुछ ऐसी एसेट्स खरीदते हैं जिससे उनकी जो इनकम है, उनके जो पैसे हैं, मनी टू मनी बनता जाए, कि पैसे से पैसा बनता जाए, वो ऐसे कुछ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड थर्डली वो टैक्सेस पे करते हैं अपने, फिर एक्सपेंसेस करते हैं, फिर अपने टैक्सेस पे करते हैं, लास्ट में उनके टैक्सेस आते हैं। सिक्स्थ इज रिच इन्वेंट मनी, कि रिच लोग होते हैं वो पैसा इन्वेंट करते हैं। अब आप सोचोगे कि जैसे बल्ब का इन्वेंशन हुआ था ऐसे रिच लोग भी पैसे का इन्वेंशन करते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। रिच लोग डिफरेंट फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेंट करते हैं, मीन्स जाके सर्च आउट करते हैं फर्स्टली कि किस फील्ड में कहाँ पे कितनी फाइनेंशियल हमें नॉलेज मिल सकती है, कितनी फाइनेंशियली बेनिफिट हो सकता है, और वो उसी फील्ड के अंदर जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि रिच इन्वेंट मनी। सेवंथ इज रिच लर्न ऑल द टाइम नो हाउ टू सेल द आइडिया। जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं, यही सीखते हैं कि हम अपने आइडिया को कैसे बेस्ट से बेस्ट वे में बेच सके, सेल आउट कर सके, क्योंकि सेलिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है रिच लोगों का, राइट। नेक्स्ट इज विदाउट फेलियर वी कैन नॉट अचीव विनिंग। रिच डैड कहते हैं कि बिना फेलियर के हम कभी भी विन नहीं कर सकते, बिना हारे हम कभी भी नहीं जीत सकते। जबकि पुअर लोग क्या कहते हैं कि हमें वो लोग फेलियर को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ना फेल होते हैं ना वो विन होते हैं, वो सिर्फ एक मिडल पाथ में चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज लर्न न्यू इन एवरी वर्क टू एंजॉय द वर्क। रिच डैड कहते हैं कि हमें हर काम को सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, उस काम को एंजॉय करना चाहिए ताकि हमारी स्किल्स है वो डेवलप हो सके, और हमें काम करते टाइम अपनी स्किल्स को डेवलप करने में ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू लिव विद नॉलेजेबल पर्सन। रिच डैड कहते हैं कि जब आप किसी भी 10 सक्सेसफुल पर्सन के बीच में रहोगे तो 11 सक्सेसफुल एंड नॉलेजेबल पर्सन आप ही होंगे। ये हमारे कंप्लीटली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव सर्कल के ऊपर, किन लोगों से हम बातचीत करते हैं, किन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में किस लेवल पे होंगे, कहाँ पर होंगे। तो हमेशा नॉलेजेबल और सक्सेसफुल पर्सन के साथ ही रहना चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर से आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, ऑलवेज से हाउ कुड आई बाय इट। रिच डैड कहते हैं कि कभी भी ये मत कहो कि आई कांट अफोर्ड, हमेशा कहो हाउ कुड आई बाय इट। जो रॉबर्ट कियोसाकी वो भी बताते हैं कि जब भी वो किसी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ को या फिर कोई भी अच्छी चीज़ उन्हें लगती थी उनको बाय करने के लिए अपने पुअर डैड को बोलते थे, तो उसके पुअर डैड बोलते थे नो बेटा आई कांट अफोर्ड दिस। बट उधर ही जब वो अपने रिच डैड को बोलते थे तो वो बोलते थे ओके नाउ आई हैव टू थिंक दैट हाउ कुड आई बाय इट, हाउ कुड आई अफोर्ड इट। और रिच डैड इसके पीछे एक रीज़न भी बताते हैं। जब रॉबर्ट इनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मेरे डैड तो पुअर डैड है, वो तो बोलते हैं कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आप कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, आप बोलते हो कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न बताते हैं रिच डैड कि जब हम बोल देते हैं आई कांट अफोर्ड इट, तो उस टाइम हमारा जो ब्रेन होता है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और उस चीज़ के बाद में भूल जाता है उस चीज़ के बारे में।
तो जब रिच डैड बोलते हैं कि हाउ कुड आई बाय इट, कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, तो उसी टाइम हमारा जो ब्रेन है वो फुल स्पीड से वर्क करना स्टार्ट कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट वेज हमें सजेस्ट करता है कि उस चीज़ को हम कैसे बाय कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आई कैन अफोर्ड दिस, हमें हमेशा कहना चाहिए हाउ कुड आई बाय इट, राइट। नेक्स्ट इज नेवर फॉलो द मार्केट क्राउड, कि कभी भी जहाँ पे सारे लोग भागे जा रहे हैं उधर नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमारे पास लाइफ में दो पाथ होते हैं, एक जहाँ पे अकेले चलना होता है, एक जहाँ पे पूरा क्राउड काफ़ी भीड़ होती है। हमें हमेशा अकेली वाली जगह पे चलना चाहिए और जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सक्सेस थी, जो फेम था, वो सारा उन लोगों के बीच में कंपटीशन के टाइम तौर पे आ रहा है और वो कंपटीशन इतना हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि उसको ब्रेक डाउन करना काफ़ी इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो हमें हमेशा जहाँ पे अकेले हम जा रहे हैं उस वे को चूज़ करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीव कर पाएँ, सक्सेसफुल बन पाएँ। नेक्स्ट इज ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, कि हमें हमेशा एक गुड लिसनर बनना चाहिए, ना कि गुड स्पीकर। कि गुड स्पीकर से ज़्यादा एक गुड लिसनर की ज़्यादा वैल्यू होती है। कैसे? कि जब हम सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं हमारे आसपास, उन सबकी सुनते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम ग्रैब करें और उन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है उनसे हम उनके एक्सपीरियंस से सीख के हम भी अचीव कर पाए, ना कि पहले हम करें उस काम को, फिर एक्सपीरियंस करें, फिर फेल हो, फिर सक्सेस हो, उससे सीखे। इसकी बजाय हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, और वो कब होगा? जब हम एक गुड लिसनर बनेंगे। नेक्स्ट इज every month, firstly pay some amount to yourself, then secondly invest in asset generating, thirdly pay your all bills। रिच डैड कहते हैं कि हमें हर महीने क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर। सेकेंडली हम अपनी एसेट्स जनरेटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और थर्डली हम अपने सारे बिल्स पे करने चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि इससे हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर एक बर्डन हो जाता है। जब लास्ट में हमारे बिल्स पे करने के लिए काफ़ी कम अमाउंट बचता है, तो हमारा ब्रेन वर्क करने लग जाता है कि मैं और पैसा कहाँ से लेके आऊँ कि मैं अपने बिल पे कर सकूँ। तो इसीलिए हमें अपने ब्रेन के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटल प्रेशर बनाने के लिए ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल योर इमोशंस, कि हमेशा हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, ना ही किसी के सामने अपने फियर, ना ही किसी के सामने अपनी अच्छी वाली जो हमारी होती है ना, बिल्कुल प्योर सोल, वो नहीं दिखानी चाहिए। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज चूज एवरीथिंग स्मार्टली, कि आज के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी फील्ड्स है, उनमें से एक स्मार्टली हमें ऑप्शन चूज करना होगा कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जहाँ पे सारे लोग भागे जा रहे हैं वो, या फिर जहाँ पे सिर्फ एक मैं अकेला जा रहा हूँ, या मेरे से पहले एक दो लोग गए हैं सिर्फ वो। तो आपको काफ़ी स्मार्टली अपने गोल को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट तो चूज़ द बेस्ट मेथड, कि आप अगर इन्वेस्ट ही करना चाहते हो किसी चीज़ में, तो उसका भी बेस्ट मेथड चूज़ करो, ना कि कोई भी छोटे मोटे कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा, इसके अंदर। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो काफ़ी बेस्ट और काफ़ी हाई क्वालिफाइड ऑप्शन चूज़ करो। नेक्स्ट इज डोंट फोकस ऑन इनकम जनरेशन, ऑलवेज फोकस ऑन मोस्ट वैल्यूएबल असेट, कि हमें कभी भी इनकम को सिर्फ जनरेट करने के पीछे फोकस मत करो, क्योंकि वो तो सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास लोग भी करते हैं। हमेशा अगर फोकस करना है तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट के ऊपर फोकस करो। आपने हमेशा कभी मीन्स हमेशा ही देखते होंगे कि जो पुअर लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, राइट। उसके बाद उनके जैसे जैसे उनका सैलरी इनकम लेवल इंक्रीज होते जाता है, उनके शौक भी बढ़ते जाते हैं, वो उनको खर्च करते जाते हैं, ना कि वो उसको कहीं भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसकी बजाय अगर वो अपने शौक को थोड़ा साइड में रख के शौक पूरे करने चाहिए, गलत बात नहीं है, बट उससे पहले कहीं अगर वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे कि जब वो काम ना कर रहे हो, जब भी वहाँ से पैसा आता जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो हमें हमेशा अपनी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और वहीं पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज इन्वेस्ट योर सेविंग इन जनरेटिंग एसेट, हमेशा अपनी सेविंग्स है उसको ये नहीं बचा के रखना चाहिए कि आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी बीमार होंगे, या फिर कभी कोई गलत बड़ी बात हो गई, गलत हादसा हो गया तो वहाँ पे उसको लगाएंगे। इसकी बजाय अपनी सेविंग्स को, एसेट्स को जनरेट करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। और
जो रिच डैड है वो एसेट और लाइबिलिटी के बीच में एक डिफरेंस भी बताते हैं। वो बोलते हैं एसेट वो होती है, वो चीज़ें होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पैसा कमा के दे, जिनसे हमारी पॉकेट के अंदर पैसा आए, जबकि हमारी लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसा निकलवा ले जाएं। तो ये मेन डिफरेंस एसेट और लाइबिलिटी के बीच में रिच डैड बताते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड नेवर इन्वेस्ट इन लग्जरी आइटम। रिच डैड बोलते हैं कि हमें कभी भी लग्जरी आइटम्स के अंदर अपने शुरुआती दौर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें बाद में जब हमारी एक काफ़ी हाई क्वालिफाइड ऐसी पूरी टीम बिल्डअप हो जाए, पूरा बिजनेस बिल्डअप हो जाए, उसके बाद लग्जरी आइटम में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज फाइंड मल्टीपल इनकम सोर्स। की कभी भी एक इनकम सोर्स से किसी का भी गुजारा नहीं होता, किसी की भी लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं चल सकती, सिर्फ उनकी कुछ ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। इसलिए हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज को फाइंड करें और उनके अंदर इन्वेस्ट करें, उनसे फाइनेंशियली जितना गेन हो सके वहाँ से गेन हो। नेक्स्ट, ख़त्म, लास्ट हमारा कोई भी नहीं है। ये वीडियो हो चुकी है कंप्लीट एंड आई होप आप सभी को इस बुक की समरी अच्छी लगी होगी। और मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इसको एक फिज़िकल बुक की फॉर्म में ही रीड करें। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी नॉलेज देगी आपको। और जब हम एक फिज़िकल बुक को रीड करते हैं तो एक वो वाइब आती है अच्छी वाली। तो आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। ये समरीज तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम आपको एक ओवरव्यू बता सके कि कौन सी बुक कैसी है, ताकि आपको जोन सी बुक अच्छी लगे आप उनको पढ़ सके। बट मैं आपको अब भी रेफ़र करूँगी कि आप ये बुक तो ज़रूर 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 पढ़ें। काफ़ी अच्छी बुक है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, काफ़ी फाइनेंशियल नॉलेज आपको इससे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।